हेलो। हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। इसी के साथ मैं नीतू ढाका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपके अपने परिवार प्रियंका गुरुकुल पर। राधे राधे सभी को, लव यू। अरे वाह क्या बात है, बहुत सारा प्यार आप सभी को। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। चलेगा, सो लेट जस्ट स्टार्ट द सेशन। करेंगे हम लोग आज के सेशन की शुरुआत। ठीक है बेटा, संडे क्लास होगी भी नहीं अर्नब, संडे क्लास नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे ही क्लास चलेगी। चलिए, बहुत सही। यानी कि हर टाइम हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, तो अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, बाहर चाहे कुछ भी होता है। ठीक है, सो बी पॉजिटिव, कहते हैं ना, थिंक लाइक अ प्रोटोन। तो थिंक लाइक अ प्रोटोन जो हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कोट। सेल ऑर्गेनेली हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बेसिक पार्ट डीएनए आरएनए का कवर किया था, जिसमें कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो कल की क्लास रही थी, इसके अंतर्गत हमने डीएनए रेप्लिकेशन देखा था कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन के अंतर्गत यानी कि हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे डीएनए उत्परिवर्तन की। और बेटा जो डीएनए उत्परिवर्तन होता है, इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स देखा था कि सबसे पहला पॉइंट, हम डीएनए को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आरएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्दर आरएनए कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू द डीएनए। आरएनए को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डीएनए में। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इवन आप आरएनए को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आरएनए कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन। इसको आप प्रोटीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए, अगर हम डीएनए को आरएनए में बात करें तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, इस प्रक्रिया को हमने नाम दिया था ट्रांसक्रिप्शन, दैट इट इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। तो इस प्रक्रिया को हमने ट्रांसक्रिप्शन कहा था, यानी कि इस प्रक्रिया को हमने नाम क्या दिया था, उत्परिवर्तन। इसको हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन का नाम हम इसको देते हैं। ओके, दूसरा प्रोसेस आरएनए से डीएनए बनाने का प्रोसेस क्या है। अगर हमें आरएनए से डीएनए बनाना हो तो आरएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आरएनए से हाँ जी चलेगा। तो हमने क्या पढ़ा था, डीएनए आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नॉन एज, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, ये आपको ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो जाना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और वही तब हम बात करें आरएनए से प्रोटीन बनाना है, तो अब मुझे आरएनए से प्रोटीन बनाना है, तो आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, तो यहां से सीधा सीधा सिंपल सी बात है कि भाई इस प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया था, ट्रांसलेशन का नाम दिया था। ये तीन प्रोसेस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आई होप ये आपको कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगी। और इसके बाद ये दिए किसके द्वारा है, गिवन बाय। अगर हम इन तीनों प्रोसेस की बात करें तो जो तीनों के तीनों प्रोसेस हैं किसके द्वारा दिए गए हैं, हु हैज गिवन। तो इन प्रोसेस को किसके द्वारा दिया गया है, तो बेटा दीज प्रोसेस आर गिवन बाय। ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा दिया गया है, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। वॉटसन एंड क्रिक की अगर मैं बात करूं
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा दिया गया है? दैट इज गिवन बाय ये किसके द्वारा? डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना की अगर मैं बात करती हूँ, और डॉक्टर हरगोबिंद खुराना के अलावा अगर बात की जाती है आपकी ट्रांसलेशन किसके द्वारा दिया गया है, तो साइंटिस्ट जिनका नाम है तमिन एंड बाल्टीमोर। तो ये कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किसके बारे में हमें बताया है? जिन्होंने सिंपली अगर मैं बात करूं हमें उत्परिवर्तन के बारे में बताया है, तो ये कौन आते हैं? तमिन एंड बाल्टीमोर। तमिन एंड बाल्टीमोर। तो ये 3 साइंटिस्टों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। गॉट इट? चलिए सुनो, क्लास को देखो समझो और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साथ साथ लिखते हुए चलो। देखो समझो और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको साथ साथ लिखते हुए चलो। ठीक है, डन? चलिए अब देखो यहां पर, समझे बात को? इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। इसके बाद चलते हैं आगे। देखो अब हमें जो पढ़ना है नाउ, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आरएनए। अब हमें आरएनए पढ़ना है। देखो डीएनए से जितने क्वेश्चन बनते थे वो लगभग खत्म है। अब डीएनए के अलावा जो आपका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज आरएनए। और आरएनए से तब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो यहाँ पे पूछेगा टाइप ऑफ आरएनए। डीएनए में फर्दर प्रकार नहीं होते हैं, बट आरएनए के प्रकार होते हैं। तो अगर मैं सीधा सीधा बात करूं आरएनए के प्रकार, तो आरएनए जो है हमारे आसपास बेटा कितने प्रकार का पाया जाता है? यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए तो 3 प्रकार के आरएनए होते हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं आरएनए की, तो 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। सबसे पहला दैट इज टी आरएनए, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? टी आरएनए के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं एमआरएनए, और एमआरएनए के अलावा जो तीसरा आता है आपका, ये कौन सा आता है आपका? दैट इज आर आरएनए। दीज आर द 3 टाइप ऑफ आरएनए। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। अब अगर हम बात करें टी आरएनए की, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टी आरएनए? तो टी आरएनए की फुल फॉर्म होती है आपकी ट्रांसफर आरएनए। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं स्थानांतरित आरएनए, इसको किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित आरएनए के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफर आरएनए हम इसको कहते हैं। अब स्थानांतरित आरएनए के अलावा अगर हम एमआरएनए की बात करें, सो बेटा दिस इज नोन एज द मैसेंजर आरएनए। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं वाहक आरएनए के नाम से। और वाहक आरएनए के बाद जो आपका तीसरे प्रकार का आरएनए आता है, थर्ड टाइप ऑफ आरएनए की अगर मैं बात करूं, तो दिस इज व्हाट आर आरएनए की अगर बात की जाए, तो आर आरएनए हम किसे कहते हैं? तो बेटा आपका जो आर आरएनए है दैट इज राइबोसोमल आरएनए। ये कौन सा आरएनए है? इट इज अ राइबोसोमल आरएनए। अगर मैं बात करती हूँ ये क्या है आपका? ये है राइबोसोमल आरएनए की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं राइबोसोमल आरएनए के नाम से। गेटिंग माय पॉइंट? दीज आर द 3 टाइप ऑफ आरएनए। ये होते हैं 3 प्रकार के आरएनए। ठीक है, यश कह रहे मैम ये तो गलत बात है अचानक से क्लास लेना। आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा क्या? कि भाई क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंचा है क्या? ये बताओ। ओके, ये बताओ पहले, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है क्या आप लोगों के पास? विनीत कहाँ पे क्या कर दिया? देखो एक सेकंड रुको, जस्ट अ सेकंड। कहाँ 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 क्या कर दिया? अच्छा समझ गई। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ये उल्टा लिख दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सॉरी। इसको क्रॉस कर लो या फिर मैं इसको ठीक ही करा देती हूँ भाई। सॉरी सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना। हाँ जी भाई, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा दिया गया है? तमिन एंड बाल्टीमोर। तमिन एंड बाल्टीमोर। ठीक है, सॉरी।
इसको आप ठीक कर लीजिएगा। और अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, दैट वॉज गिवन बाय द, किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। सॉरी भाई, ये बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया, ध्यान नहीं दिया मैंने, खुराना। ओके, डॉक्टर हरगोविंद खुराना की अगर हम बात करते हैं, वेल डन। और जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी हैं, इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? इनको जाना जाता है फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक्स के नाम से। फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक्स हम इनको कहते हैं, यानी कि इनको एक नाम दिया गया है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है भारत के, भारतीय अनुवांशिकता के जनक के तौर पे हम इनको जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक्स इनको कहा जाता है, यानी कि भारतीय अनुवांशिकी के जनक, भारतीय अनुवांशिकी के जनक के तौर पे इनको जाना जाता है, कोई टाइटल दिया गया है। इसको करेक्ट कर लेना, वो बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, अयान कह रहे कि मैम अरे ऐसे कैसे हो गया? हमारी टेक्निकल टीम, वेयर इज हिम्मत सर? जस्ट अ सेकेंड, ऐसे कैसे हो सकता है? वेट फॉर अ वाइल, ऐसे कैसे चलेगा? हम खुद ही भेज देते हैं नोटिफिकेशन। अब टेक्निकल टीम करे या ना करे, जस्ट अ सेकेंड, हम खुद ही भेज देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड का टाइम दो बस। चलो भाई, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, आ जाओ, शुरू करें। ऐसा कैसे हो सकता है कि मोबाइल में लेट क्लास स्टार्ट हुई है? चलिए समझेंगे, आओ बढ़ेंगे आगे। तो फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक्स हम किसे कहते हैं? यानी कि भारतीय भारतीय अनुवांशिकी के जनक की अगर हम बात करें, तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी की अगर हम बात करते हैं। मैम नोटिफिकेशन आया था, इवेंट नहीं लगा था। अच्छा भाई यार, ये तो टेक्निकल टीम बता सकती है, इसमें ना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, ना मैं कुछ बता नहीं सकते फिलहाल तुम्हें। बट इवेंट अगर नहीं लगा तो हम पहले ही लगवा के जाएंगे। मैं खुद ही लगा लिया करूंगी, टेक्निकल टीम के भरोसे ही नहीं रहूंगी मैं। ठीक है, चलो। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टीआरएनए और एमआरएनए या फिर आरआरएनए, इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो देखो, सबसे पहले बेटा जो टीआरएनए होता है और एमआरएनए, देखो एमआरएनए का और टीआरएनए का काम क्या होगा? एमआरएनए जैसे व्हाट्सएप मैसेंजर होते हैं, फेसबुक मैसेंजर होते हैं, बिल्कुल उस तरीके से हमारी बॉडी से मैसेजेस को कलेक्ट करते हैं। ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? टीआरएनए का कार्य होता है। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे सुई चुभी, आपको चींटी ने काटा, चींटी ने आपको यहाँ काटा,
बट यहाँ से सिग्नल्स गए कहाँ पर, यहाँ से सिग्नल पहुंचे नर्व्स के थ्रू होते हुए हमारे ब्रेन में पहुंचे। तो उन मैसेजेस को कलेक्ट कौन करता है, मैसेंजर आरएनए कलेक्ट करते हैं, या फिर जितनी भी बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनको ट्रांसफर करने का काम को, कलेक्ट करने का मैसेंजर का, और ट्रांसफर करने का कार्य किसका होता है, ट्रांसफर आरएनए का। अब यहाँ से इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे इनकी ना लोकेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई एक्चुअल में ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। तो अगर मैं टी आरएनए और एम आरएनए की बात करूं, ये कहाँ पर मिलेंगे, तो एक तो ये मिलते हैं आपको साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म यानी कि अगर मैं बात करती हूँ, ये आपको देखने को मिलेंगे कोशिका द्रव के अंतर्गत। कोशिका द्रव के अलावा अगर मैं बात करती हूँ, ये आपको देखने को मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। ये आपको कहाँ मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा अगर मैं बात करती हूँ, ये और कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये अगर हम बात करते हैं बॉडी के अंतर्गत यानी कि पूरी सेल की अगर मैं बात करती हूँ, आपको जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, साइटोप्लाज्म हो गया, इसके अलावा और जितने सेल ऑर्गेनेली होते हैं उन्हीं के आसपास कहीं साइटोप्लाज्मा में पड़ा हुआ दिखेगा। और जो पर्टिकुलर राइबोसोमल आरएनए होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर। ये कहाँ पर होते हैं, दे आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, EPR। ठीक है, ये किस पर, ये आपके पाए जाते हैं अंतः प्लाज्मिक कणिकाओं के ऊपर। अंतः प्लाज्मिक कणिकाएं या फिर EPR की सतह पर ये पाए जाते हैं। अंतः प्लाज्मिक कणिकाओं की सतह पर, कणिकाओं की सतह पर ये पाए जाते हैं। अंतः प्लाज्मिक कणिकाओं की सतह पर ये आपके उपस्थित होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द वॉल, ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, या फिर इसके अलावा ये कहां पर मिलते हैं, दे आर लोकेटेड इनसाइड द राइबोसोम्स। ये किसके अंतर्गत पाई जाती हैं, ये राइबोसोम्स के अंतर्गत पाई जाती है। किसके अंदर होते हैं, दूसरा मैंने क्या कहा है आपको, ये आपके राइबोसोम्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब एक चीज बताओ, देखो लाइसोसोम में कौन से होंगे, तो लाइसोसोम में होंगे आपके टीआरएनए और एमआरएनए। राइबोसोम में कौन से होंगे, आपके आरआरएनए होते हैं, राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोम को हम किस नाम से जानते हैं, इसको पर्टिकुलरली ना हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण। तो जो कार्य राइबोसोम का होता है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण। यही कार्य किसका होता है, आरआरएनए का। ये क्या करते हैं, इनका कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। इनका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। इनका जो कार्य है वो है बेटा प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण की अगर मैं बात करती हूँ, तो प्रोटीन संश्लेषण का इनका कार्य होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में ये मदद करते हैं। ये क्या है इनका, ये है पर्टिकुलर इनका कार्य। ठीक है, अगर आपसे आरएनए का कार्य पूछे, बाकी इन दोनों का कार्य कभी नहीं पूछता है, इनकी लोकेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो लोकेशन पूछेगा तो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम के अंदर पाए जाएंगे। जो आरआरएनए होते हैं कहाँ पर, या तो अंतः प्लाज्मिक कणिका, EPR की फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं EPR की बात करूं, तो भाई EPR की फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के नाम से हम इसको जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर दिस इज नॉन एज द EPR। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम जानते हैं आपका EPR के नाम। समझे बात को, यस और नो। राहुल कह रहे हमें ब्लॉक कर देगा, क्यों राहुल, तुमसे क्या मुझे पर्सनल दुश्मनी है ना। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना कि राहुल अब हम तुम्हें ब्लॉक करेंगे, अब तुम हमारा इंतकाम देखोगे, ऐसा है क्या, काहे बबुआ काहे हम तुम्हें ब्लॉक करेंगे। ठीक है, बताइए।
सो ये था क्वेश्चन आपके आरएनए डीएनए से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे होते हैं खत्म। डीएनए और आरएनए की कहानी होती है खत्म। ठीक है, चलिए राहुल कह रहे मैम एक बार और मेरा नाम बोलिएगा। वाह वाह राहुल वाह, कमाल कर दिए हो। ठीक है, चलो तो अब आओ जिन सेल ऑर्गेनेलीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन खत्म, सेल बायोलॉजी खत्म, न्यूक्लियस कंप्लीटली फिनिश। ये तीन अंगों को आप भरपूर मात्रा में पढ़ चुके हैं। अब हम शुरुआत कहां से करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकीय अंग। ठीक है, चलिए बताओ, समझे? ओके, आईएएस प्रियंका जी, एसडीएम तो नहीं है? एसडीएम भी है क्या कोई हमारी क्लास में? तो आईएएस प्रियंका जी हम आपको दोबारा बता देते हैं, घबराइए मत, बस एसडीएम को नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, चलो आओ देखो भाई, तीन प्रकार के आरएनए होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। टीआरएनए, एमआरएनए, एमआरएनए का कारण मैसेजेस को कलेक्ट करना, टीआरएनए का ट्रांसफर करना। ये दोनों कहां पर पाई जाते हैं? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स के अंतर्गत पाई जाती है। आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोटीन सिंथेसिस का। कहां पर पाया जाता है? या तो अंतःप्लाज्मिक कणिकाओं की सतह पर होता है, या फिर कहां पर? राइबोसोम के अंतर्गत ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए समझे बात को? यस नो? अच्छा, अनिमेश क्लास के बाद बाथरूम में सुनाओगे ना, बाथरूम सिंगर। मैडम क्लास के बाद सुनाना। चलो तुम मुझे बाथरूम सिंगर बना दो। तो अब शुरुआत कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। चलिए, तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली दैट इज, सर हमारे बच्चे हमसे नाराज हो रहे हैं थोड़ा सा। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो आज एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को शुद्ध हिंदी में हम क्या कहते हैं? चलो हिम्मत सर, हमारे बच्चे थोड़े से नाराज हो रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि मैम आप बगैर नोटिफिकेशन के क्लास ले लेते हो, आप हमें पढ़ाना नहीं चाहते, छिप छिप के पढ़ा देते हो हमें। नहीं एक दो बाकी। चलो ठीक है, अरे पढ़ाएंगे, ये तो मजाक की बात थी, ये तो मजाक की बात है, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हर एक बात को दिल पे मत लिया करो, यहाँ पर बोली गई मतलब मैं कह रही हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड के जो बाहर बाहर की बातें होती है वो एंटरटेनमेंट पर्पज से बोली जाती है। ठीक है, चलो किरण कह रहे मैम आपके चलते आज मैं लेट हो गई हूँ, अरे वाह। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम लेट आपको नहीं होने दूंगी। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले देखो होता क्या है। मान लीजिए दिस इज अ सेल, मतलब आज मेरा मूड बहुत बढ़िया सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, दिस इज एनी ऑफ द सेल। इसके बाद इसके सेंटर में क्या होता है? इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। इसके सेंटर के अंतर्गत क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी कि अगर हम बात करते हैं केंद्रक। ठीक है, केंद्र। अब इसी के अंदर एक और सेल ऑर्गेनेली पाया जाता है, कुछ इस तरीके से कुछ सेल ऑर्गेनेली पड़े होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यही क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। और जिसने माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी वर्ड बता दिया एग्जैक्ट, उसको मेरी तरफ से एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट। ठीक है, बताइए फटाफट बताओ माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध हिंदी में। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इसको किस नाम से जाना जाता है? बेटा ये कोशिकीय अंग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। इसको क्या कहा जाता है? इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ सेल। या फिर अगर मैं बात करूं, कोशिका का ऊर्जा घर इसे कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो भाई अगर ये कोशिका का ऊर्जा घर है, पावर हाउस का काम क्या होता है? पावर हाउस का काम होता है एनर्जी बनाना।
ऊर्जा का निर्माण करना। तो इसका भी कार्य क्या होता है? इसका अगर आपसे कभी भी कार्य पूछ लिया जाए, अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे, तो व्हाट विल बी इट्स फंक्शन? तो बेटा इसका जो फंक्शन होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि अगर मैं यूं कहूं, ऊर्जा का गठन। इसका कार्य है आपका ऊर्जा का गठन। और तभी ऊर्जा का गठन करता है, तो किस रूप में करता है? तो भाई ये ऊर्जा का गठन करेगा, किस रूप में करता है? तो ये एटीपी के रूप में ऊर्जा का गठन करता है। किसके रूप में? तो हमारी बॉडी में जितनी भी, ठीक है, सूत्र कनिका नहीं, सूत्र कनिका, अच्छा हम इसको क्या कहते हैं? सूत्र कनिका। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है, ये तो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या फिर ऊर्जा का गठन। और तभी ऊर्जा का गठन करता है, तो किस रूप में करता है? तो ये एटीपी के रूप में ऊर्जा का गठन करता है। एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी की फॉर्मेशन करता है। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो भाई एटी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की अगर मैं बात करती हूँ, दिस इज व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। ये क्या है बेटा? ये है एटीपी की फुल फॉर्म। ये होता है एटीपी का पूरा नाम। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म, या फिर अगर मैं बात करती हूँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की पूरी फुल फॉर्म। ठीक है, अब हमने क्या कहा? हमने जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके कार्य को देखा। हमने कार्य में क्या कहा है कि भाई ये क्या करता है? ये एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा का गठन करता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा का गठन। और तब ये एटीपी के रूप में ऊर्जा का गठन करता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी in the form of ATP, in the form of ATP। ये ATP के रूप में ऊर्जा का गठन करता है। तो तब ये ATP के रूप में ऊर्जा का गठन करेगा, तो ये किस प्रोसेस के माध्यम से करता है? ये किस प्रक्रिया के माध्यम से करता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहां से बन जाता है। दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस प्रोसेस के माध्यम से, या फिर कौन सी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से यह हमारे शरीर के अंतर्गत ऊर्जा का गठन करता है? प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से क्या करेगा, जिस प्रोसेस के माध्यम से क्या करता है? ऊर्जा का गठन करता है। ठीक है, शगुन कह रहे हैं कि मैम ब्लैक प्रिंट वाली पीडीएफ जो है प्रिंट नहीं होती है, ब्लैक वाली। बेटा ये आपको प्रिंट कराने के लिए नहीं दी गई है। अच्छा चलो, प्रिंट कराने के लिए जो आपको मिलेगी ना, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। जो प्रिंट कराने के लिए आपको दी जाएगी, चलो मैं वो आपको दिखा देती हूँ। किसको मैंने सेंड की होगी? मैनेजर साहब को ही की होगी, ऑब्वियसली सी बात है। चलो बताते हैं आपको। जो आपको प्रिंट करने के लिए मिलेगी, जो आपको प्रिंट करानी है, वो ये वाली पीपीटी नहीं होगी। तो प्रिंट कराने वाली आपकी दूसरी होगी बेटा जी। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे आपको उसमें मिलेंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये आपके क्लास नोट्स हैं। चलो मैं आपको एक सैंपल दिखा देती हूँ। ठीक है, आपको प्रिंट कराने के लिए मिलेगी, बट मैं अभी नहीं दूंगी। इसको दूंगी जिस दिन चैप्टर के लास्ट क्लास होगा, फिर बाद में मजा नहीं रहता। देखो, आपको ना इस टाइप की प्रिंटेबल मिलेंगी, A4 शीट भी मिलेंगी। ठीक है, जिसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ओके, चलो। ये जहां सोचता, देखो हाँ मैं यहाँ बार बार
सोचता हूँ तन्हा। देखो ये आपकी प्रिंटेबल पीडीएफ है, ये आपको मिलेगी। कोशिका विज्ञान की कंप्लीट पीडीएफ है आपकी, ठीक है, जहां से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये आपको कंप्लीट ये मिलेगी आपको प्रिंटेबल, ठीक है, इस टाइप की। देखो सारे कोशिकीय अंग है इसमें, कोशिका झिल्ली अगर आप देख पा रहे हो, ये है सभी जीवों में पाया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों की अलग अलग मिलेगी, ठीक है। ये वाली पीडीएफ आपको मिलेगी, ये मिलेगी उस दिन। और ये कब मिलेगी आपको? ये उस दिन मिलेगी जिस दिन पेपर का जिस दिन आपकी टॉपिक की लास्ट क्लास होगी। सब कुछ उसमें कंप्लीट है, गुणसूत्र वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिलेंगे। ओके, ये आपको प्रिंटेबल मिलेगी, ठीक है। वो आपको प्रिंटेबल नहीं है, उसको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो किस प्रोसेस के द्वारा, तो ये किस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे शरीर के अंतर्गत ऊर्जा का गठन करता है? तो प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रक्रिया का नाम है आपका रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन के माध्यम से, यानी कि ये क्या करता है, श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से हमारे शरीर के अंतर्गत ऊर्जा का गठन करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन के माध्यम से श्वसन, और ये रेस्पिरेशन भी क्या चलता है? सो दिस विल बी द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसको हम किस नाम से जानते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। कोशिकीय श्वसन के माध्यम से, कोशिकीय श्वसन की अगर मैं बात करूं तो कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से ये क्या करता है? एटीपी का निर्माण करता है। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस जहां पर रेस्पिरेशन होगा, तो वो कहां पर होगा? दैट विल बी विद इन द सेल, यानी कि बाहर से हम एटीपी नहीं देंगे, बाहर से हमारी बॉडी को ग्लूकोज दिया जा सकता है, एटीपी को कोशिका अपने आप ही बनाएगी। हर एक सेल के अंदर मौजूद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपने आप ग्लूकोज को एटीपी में तोड़ेगा, ग्लूकोज को एटीपी में ब्रेक करेगा और एटीपी से एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो विद इन द सेल, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोशिका के अंतर्गत, कोशिका के अंतर्गत ही यहाँ पर एटीपी का निर्माण होगा, ठीक है। अब आपके मन में ना क्वेश्चन आएगा, और मुझे बहुत बढ़िया तरीके से पता है दैट व्हाट इज अ रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले मुझे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो शब्द का मतलब भी नहीं जानते होंगे, और ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो अब मुझे शब्द का मतलब बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्पिरेशन? आप क्या समझते हैं रेस्पिरेशन? प्रीति यादव कह रहे मैम रीजनिंग की क्लास एप्लीकेशन पर क्यों नहीं चलती हैं? रीजनिंग की क्लास एप्लीकेशन पे क्यों नहीं चलती हैं? आई थिंक विक्रमजीत सर ना अभी बाहर गए हुए हैं, तो शायद इसलिए उनको उनकी क्लास नहीं हो पा रही होगी, ठीक है। चलिए बताइए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी देयर? तो देयर विल बी द 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सही। जल्दी बताइएगा, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्पिरेशन? आप समझते क्या है रेस्पिरेशन से, समझते क्या है श्वसन से? व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्पिरेशन? है क्या एक्चुअल में रेस्पिरेशन? आपको ये बताना है। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो एक्चुअल में रेस्पिरेशन होता क्या है, ये बताइए आप। व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्पिरेशन? ब्रेक डाउन ऑक्सीजन, वाह क्या बात है। वी टेक, विच वी टेक ब्रीथ, चलिए सांस लेना होता है मैम, ठीक है, बहुत सही। टेक ब्रीथ, ओके, वेरी नाइस। ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीजन, वेल डन, ओके। ब्रेक डाउन हो गया, सांस लेना होता है, ठीक है। चलो, ब्रेक डाउन ऑक्सीजन। आप देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, श्वसन की हम बात करें, तो श्वसन होता क्या है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। दो शब्द है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सांस लेना, रेस्पिरेशन है, और दूसरा शब्द क्या है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या है? श्वसन, ठीक है, ब्रीदिंग, या फिर अगर मैं बात करती हूँ आपका श्वसन, ओके। तो अब इसको ऐसे समझिएगा, देखो जो सांस लेना है यानी कि हवा का अंदर भरना और हवा को बाहर छोड़ना, वायु को फेफड़ों में भरना। आप क्या कर रहे हो? अपने फेफड़ों में जो वायु को अंदर भर रहे हो और बाहर छोड़ रहे हो, तो वायु को अंदर भरना और वायु को बाहर छोड़ने का प्रोसेस क्या कहलाता है? ये होता है आपका सांस लेना,
इसको हम श्वसन नहीं कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। और ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, यानी कि तब आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। ये क्या है? इनहेल, तब आप वायु को, एयर को इनहेल कर रहे हैं या फिर एक्सहेल कर रहे हैं, इसको अंदर भर रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, ये होता है आपका श्वसन। मैंने कहा था ना, ज्यादातर बच्चों का, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, मतलब ही नहीं पता। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी। ये एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। और ग्लूकोज को किस में तोड़ा जाता है? इसके अंतर्गत ग्लूकोज को एटीपी में तोड़ा जाता है। ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू द एटीपी। तो भाई ग्लूकोज को एटीपी में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया आपकी रेस्पिरेशन कहलाती है, ये प्रक्रिया आपके श्वसन कहलाती है। ठीक है, अब देखो कैसे। अब तब हम भोजन खाते, देखो एनर्जी हमारे शरीर में मिलेगी, बनेगी, वो कहां से? जिस भोजन को हमने बाहर से खाया है। तो हम जिस भोजन का सेवन करते हैं, हम जिस फूड का सेवन करते हैं, हम मोस्ट प्रोबेबली जो एनर्जी हमें मिलती है वो ना हमें कॉम्प्लेक्स फूड से मिलती है। किससे मिलती है? जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं, हम क्या करते हैं, हम ना कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का सेवन करते हैं। यानी कि हम सीधा सीधा अगर मैं कहूं, हम जो है जटिल भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं। जटिल भोज्य पदार्थ की अगर हम बात करते हैं, वी आर टेकिंग द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, हम जटिल भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जटिल भोज्य पदार्थ की बात करती हूँ, इसमें कौन आता है? तो भाई जटिल भोज्य पदार्थ में आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, जैसे जटिल भोज्य पदार्थ में आपका कौन सा आता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा आपका क्या आएगा? एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, हिंदी में भी क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कौन सा होता है आपका? सेकेंड वन, दैट इज द फैट्स। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ वसा, ठीक है, फैट्स या फिर अगर वसे की बात की जाए, और वसा के अलावा जो तीसरा होता है, दैट विल बी द प्रोटीन। यानी कि अगर मैं प्रोटीन की बात करती हूँ, तो ये तीनों के तीनों जो खाद्य पदार्थ है, ये किस में आते हैं? ये जटिल भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इनको हम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस कहते हैं। अब हमारा शरीर क्या करते हैं, देखो, तब हम बाहर से एनर्जी सोर्स लेते हैं, तो तीन ही रूप होते हैं हमारे पास ऊर्जा के। एनर्जी के जो स्रोत है, वो तीन ही प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट, या फिर फैट, या फिर प्रोटीन। इसके अलावा कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है जो हमें ऊर्जा देता हो। अब हमारी शरीर क्या करता है? हमारा शरीर कभी भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को एज इट इज इनटेक नहीं करेगा। वो क्या करता है, ये जितने कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस है, इनको किस में ब्रेक करेगा? ये इनको सीधा सीधा सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है। ये किस में ब्रेक करेगा? सिंपलर फूड सब्सटेंसेस की अगर मैं बात करूं, यानी कि किस में इनको तोड़ता है? ये सरल भोज्य पदार्थ के अंतर्गत इनको तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा? सिंपलर फूड सब्सटेंस में इनको ब्रेक करेगा। यानी कि सीधा सीधा मैं कहूं तो किसमें तोड़ रहा है? ये इनको सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ेगा, इनको सिंपलर फूड में तोड़ेगा। सिंपलर फूड सब्सटेंसेस के अंतर्गत ये इनको ब्रेक करेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है? जो सरल भोज्य पदार्थ यहाँ पर होते हैं, सरल भोज्य पदार्थ की अगर बात की जाए, सरल भोज्य पदार्थ में ये इसको तोड़ेगा, तब हम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस की बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को उठाया और किस में तोड़ा? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा आपका ग्लूकोज। ठीक है, इसको किस में तोड़ा? इसको तोड़ दिया आपका ग्लूकोज के अंदर। वही जो आपने फैट्स खाया, जितना भी वसा खाया, इसको किस में तोड़ा जाएगा? इसको तोड़ा जाएगा आपका फैटी एसिड के अंदर। इसको तोड़ा जाता है आपका वसीय अम्ल के अंतर्गत। और जितना प्रोटीन आपने खाया, प्रोटीन को किस में तोड़ा जाएगा? प्रोटीन को तोड़ा जाएगा आपका अमीनो एसिड्स के अंतर्गत। इसको तोड़ा जाता है आपका अमीनो अम्ल के अंतर्गत। इट विल बी इनटू द अमीनो एसिड्स। बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता देयर विल बी एनी ऑफ द इशू। तो भाई जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को
सिंपलर फूड सब्सटेंस में तोड़ने का जो प्रोसेस होता है दैट इज नॉन एज द डाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। ठीक है, बताओ। तो इसको हम क्या कहते हैं? पाचन। तब जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ये प्रक्रिया होती है आपकी पाचन। ये प्रक्रिया होती है डाइजेशन। अब आप कहोगे मैम पढ़ा सेल बायोलॉजी रहे हो और अब बता हमें डाइजेशन रहे हो, तो इसको क्यों बता रही हूँ तो ऐसे समझिएगा क्यों इसको बताया। तो भाई देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने एक जटिल भोज्य पदार्थ खाया जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हमारी बॉडी क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ती है? ग्लूकोज के अंदर। और यही ग्लूकोज कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसको एटीपी में ब्रेक करता है। और एटीपी से ही हमें क्या मिलती है? एटीपी से ही हमें एनर्जी मिलती है। एटीपी से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी से हम ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ने की प्रोसेस क्या कहलाती है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पाचन। ठीक है, और वही अगर मैं बात करूं आपका, यहां पर ग्लूकोज को एटीपी में तोड़ने का प्रोसेस क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज द रेस्पिरेशन। इसको हम रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेशन, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम श्वसन की प्रक्रिया। बताइए, समझे बात को? यस और नो? आदिल, एक बार में बेटा मुझे समझ आ जाता है, एक बार करो, मुझे सबके कमेंट्स दिखाई देते हैं। मैं पढ़ लेती हूँ, हर एक का जरूरी नहीं होता रिप्लाई करना। पढ़ाते वक्त सबके में कमेंट्स पे ध्यान जाता है, तो आप ये मत सोचा करो। ठीक है, बताइए, समझे बात को? हाँ, एनर्जी जो मिलती है वो किससे? रेस्पिरेशन से मिलती है, श्वसन से। तो अब सीधा सीधा अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, अगर मैं यहां पर श्वसन की बात करती हूं, तो श्वसन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ, आप सीधा सीधा क्या कहोगे? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी, ग्लूकोज इनटू एटीपी, ठीक है, इज नॉन एज रेस्पिरेशन। यानी कि सीधा सीधा अगर मैं कहूं, ग्लूकोज को एटीपी में तोड़ना, ग्लूकोज को एटीपी में तोड़ना, एटीपी में तोड़ने की प्रक्रिया। ठीक है, ग्लूकोज को एटीपी में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। समझे बात को? चलिए, डन। अब देखो, ये बात हो गई क्या हमारी रेस्पिरेशन की, कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्पिरेशन? कि हमने कहा था कि एटीपी का, एटीपी में तब तोड़ा जाता है। भाई एटीपी क्या होता है? इट इज अ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी में तोड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेशन को आगे बढ़ने से पहले, आपको एटीपी समझ में नहीं आया है तो पहले एटीपी को डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज एटीपी। ठीक है, देखो, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हिंदी में भी इसका नेम सेम रहेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कहते हैं? जो एडिनोसिन है, दीज आर नॉन एज एनर्जी पैकेट्स। इनको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम नाम देते हैं एनर्जी करेंसी। इसको क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी का हम नाम देते हैं। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? मुद्रित ऊर्जा। इसको हम क्या कहते हैं? मुद्रित ऊर्जा के नाम से इसको जाना जाता है। मुद्रित ऊर्जा हम इसको कहते हैं, एनर्जी करेंसी के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब एनर्जी करेंसी के अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए आपकी, तो एनर्जी करेंसी हो गया। दूसरा, इसको हम क्या कहते हैं? टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी।
यानी कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, ये है ऊर्जा की थैली, हम इसको कहते हैं। ऊर्जा की सूक्ष्म थैली के नाम पे हम इसको जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऊर्जा की सूक्ष्म थैली। ठीक है, ऊर्जा की सूक्ष्म थैली हम इनको कहते हैं, सूक्ष्म थैली। या फिर ऐसे समझिएगा, दिस इज नॉन एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्लूकोज। तब ग्लूकोज को फर्दर तोड़ा जाता है तो किसमें तोड़ा जाता है? एटीपी में। व्हाट इज नॉन एज, दिस इज नॉन एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्लूकोज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज की सबसे छोटी इकाई। दिस इज व्हाट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है भाई, ग्लूकोज की सबसे छोटी इकाई, ग्लूकोज की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, दिस इज व्हाट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्लूकोज, या फिर ग्लूकोज की सबसे छोटी इकाई। देखो कैसे। प्रीति यादव, बेटा एनर्जी का काम होता है, आप उसे खाओ और खा के शेर बन जाओ। मतलब एटीपी का पूरा हमने पोस्टमार्टम कर दिया है। आप पूछ रहे हो एटीपी का फंक्शन क्या है? वेल डन, बहुत सही। मतलब ये तो बात वो हो गई कि पूरी रामायण खत्म होने के बाद ये पूछा जा रहा है कि सीता कौन था। मजा आ गया बात में। मतलब पूरी रामायण खत्म हो चुकी है यहाँ, मतलब वो वाली बात है, वो कहते हैं ना कि बेचारा बकरा जान से गया और फिर भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो और किसी को भी डाउट है कि भाई एटीपी में सारे बता दो तभी मैं आगे बढ़ूंगी। बेटा एक चीज बताओ, एटीपी को हमने क्या कह दिया? एनर्जी करेंसी। एक चीज बता दो यार, तब हमने कह दिया है, मतलब मेरा मन ऐसा कर रहा है मैं कहाँ अपना सर दीवार में मारूं फिलहाल। चलो कोई नहीं, मैं फिर से बताऊंगी, मैं दोबारा से बताऊंगी, मैं तीसरी बार बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, हमने क्या कहा भाई? हमारे शरीर को चाहिए एनर्जी, हमारे शरीर को चाहिए ऊर्जा, और हमारे शरीर को अधिकतम ऊर्जा, हमारा शरीर जो ऊर्जा लेता है, तो सबसे अधिक यानी कि अधिकतम ऊर्जा जो है हमारे शरीर के अंतर्गत 70% एनर्जी जो है हमारे शरीर में 24 घंटे और सातों दिन 24/7 वो किसके रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में मिलती है। ठीक है, तो एटीपी क्या है? ये एनर्जी है। एनर्जी का कार्य क्या होता है? ये ऊर्जा है। हमने कहा था एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा, ये एनर्जी है, इट इज अ एनर्जी, ये एक ऊर्जा है। और ऊर्जा हमें क्यों चाहिए होती है? फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल। तो इसका कार्य होता है, इट हेल्प्स इन द, जो एटीपी होती है, एटीपी का कार्य क्या है? इट हेल्प्स इन द, it helps in the growth and development, it helps in the growth and development, it helps in the growth and development of a cell। ठीक है, ये क्या करती है? कोशिका की वृद्धि और विकास में मदद, कोशिका की वृद्धि और विकास, कोशिका की वृद्धि और विकास में मदद, और विकास में मदद। बताइए, आप बताओ यहाँ पर। ठीक है,
हाँ जी, चलिए। बताइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? अभी कोई डाउट यहाँ से? इज देयर एनी डाउट? मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे कोई भी डाउट किसी को भी होना चाहिए। इफ देयर इज एनी डाउट सो जल्दी से मुझे एक बारी से बता दो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है। यार मतलब आप कैसी बात कर रहे हो बेटा? किस तरीके की बातें कर रहे हो यार? क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बिल्कुल जीरो से हम लेके चलेंगे। देखो, हम ना माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम ना माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। तो ये जितनी क्रियाएं चल रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की चल रही हैं। जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत चल रहा है। समझे? देखो, हमने क्या पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, जिसका कार्य होता है ऊर्जा का निर्माण। और किसके रूप में निर्माण कर रहा है भाई? एटीपी के रूप में निर्माण कर रहा है। सबसे पहली स्लाइड पे आपको सब कुछ समझाया। ठीक है भाई, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी ऊर्जा का रूप है। और ये कहां पर मिलेगी? तो भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे हर एक सेल को एनर्जी भेजेगा। एनर्जी कहां बनेगी? जैसे बिजली घर, ऐसे समझना, ये हमारे शरीर का बिजली घर है। जैसे आपको पता है पूरा एक गांव होता है, पूरा एक एरिया होता है, टाउन की बात करें, सिटी की बात करें, तो घर घर में बिजली पहुंचाने का काम किसका होता है? तो घर घर में बिजली पहुंचाने का काम बिजली घर का होता है। बिजली घर से कुछ, बिजली घर में बिजली बनती है ना? जहां कहीं पर भी बिजली बनती है, ठीक है, आपके जो पावर प्लांट्स होते हैं वहां पर बिजली बनेगी। वहां से छोटे छोटे जो पावर हाउस होते हैं वहां पर बिजली को पहुंचाया जाता है। पावर हाउस से फिर वो कहां पर आती है? पावर हाउस से घर घर में बिजली पहुंचती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, हमारे शरीर की जो एनर्जी है, जो बिजली है, वो कहां बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। हर एक सेल, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके अंदर जो एनर्जी होती है, उसको जो ऊर्जा चाहिए होती है अपने विकास के लिए, अपनी वृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए। आप एनर्जी क्यों चाहिए होती है आपकी बॉडी को? अगर आप एनर्जी नहीं लोगे तो आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, आपकी बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा, आपकी बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा, क्योंकि हर एक क्रिया के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है। तो वैसे ही एटीपी क्या है? एनर्जी है। इट इज एनर्जी करेंसी। एटीपी एक केमिकल सब्सटेंस है जिसके रूप में हमारी शरीर एनर्जी लेता है। हमारा शरीर जो है ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन करता है। और तब वो ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन करता है तो इस ऊर्जा का निर्माण कहां पर होता है? हमारे शरीर के बिजली घर, हमारी बॉडी के, हमारे सेल के पावर हाउस में। और हर एक सेल के पास अपना खुद का बिजली घर होता है।
तो ये बिजली घर कौन सा, जैसे छोटे छोटे गांव नहीं होते, हर एक गांव के पास, हर एक टाउन के पास अपना खुद का एक बिजली घर होता है, वैसे ही हर एक सेल के पास अपना खुद का एक पावर हाउस होता है। ठीक है, तो ये कोशिका का ऊर्जा घर है, और इसी कोशिका के ऊर्जा घर में एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जो बिजली हमें मिलती है, जो एनर्जी हमें मिलती है, वो पावर हाउस से मिलती है, वो हमें पावर प्लांट से मिलती है। अब बताइए, डन? बता दीजिए, कोई दिक्कत? अब बताओ, अब कोई परेशानी यहाँ पर? किस प्रोसेस के थ्रू बनती है? दैट विल बी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये चलती है आपकी श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से, दैट विल बी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बेटा अगर अभी भी डाउट हो तो अभी भी आप बता सकते हैं, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगी, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, चलो यहीं तक रखिए आज की क्लास को, आगे नहीं पढ़ाऊंगी, रेस्पिरेशन को कल फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज मुझे लगता है आपका कोटी का कोटा पूरा हो चुका है। ठीक है, क्लास जो है आपके 7:30 बजे, 7:30 बजे चलती है क्लास आपकी, 7:30 बजे, 7:30 PM। तो आज का कोटा हो गया भाई आपका फुल। तो अब रेस्पिरेशन को फर्दर मैं कल की क्लास में डिस्कस कराऊंगी, भाई रेस्पिरेशन होता क्या है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर। हाँ जी, कल क्लास होगी, बिल्कुल कल क्लास होगी। चलिए बाय बाय।